हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जनगणना, जिसमें हम पहले भारत की जनगणना पढ़ेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो 100% बनेंगे। और फिर लाएंगे उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की जनगणना, जहाँ से आप देख रहे होंगे जब हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आपके जनगणना से आ रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 2 या 3 ऐसे ही क्वेश्चन जनगणना से आपके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। ऐसे जैसे जितने भी पेपर अभी तक सॉल्व किए गए हैं उसमें ऐसे ही रेशियो देखने को मिला है। ठीक है, तो हम पहले भारत की जनगणना को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम उत्तर प्रदेश की जनगणना को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अच्छे से एक पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ से आप जनगणना पढ़ेंगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। तो जनगणना पढ़िए यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन जनगणना का नहीं छूटेगा और अदर जगह आपको पढ़नी भी नहीं पड़ेगी। तो बस हमें वही पढ़ना है 2011 की जनगणना, जो आप जानते हैं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी जनगणना। तो 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी, तो कुछ चीज़ें उसके बारे में भी जानेंगे। और आपका 2011 की जनगणना जो ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो आपके एग्जाम होंगे वहाँ तो नई जनगणना नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, सीधे भारत की जनगणना पे आते हैं। तो सबसे पहले भारत की जनगणना पे आने से पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले रोज़ की बात कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जनगणना की। तो पहले हम भारत की नहीं, पहले देखेंगे विश्व में जो है सबसे पहले जनगणना कहाँ पर हुई थी। ठीक है, विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ पर हुई थी? स्वीडन में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए जानने के लिए बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहे हैं, मान लीजिए पूछता है या नहीं भी पूछता है, लेकिन ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी के लिए आप देखें, ये मत सोचिएगा कि एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ पढ़ा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो आपके जानने के लिए भी जरूरी है। तो 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना हुई थी। यानी कि अगर पूछा जाए कि आधुनिक विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ पर हुई थी, तो आप कहेंगे स्वीडन में हुई थी। कब हुई थी? तो 1749 में हुई थी। ये फैक्ट याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए, आपको पीडीएफ हम दे देंगे, भले थोड़ा सा लेट लग रहा है, लेकिन पीडीएफ आपको सारी दे देंगे। और उसके बाद बात करेंगे तो 1790 की बात करेंगे। तो 1790 में क्या हुआ था? पहली बार आपकी दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी अमेरिका से। तो अगर ये पूछा जाए कि विश्व में दशकीय जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। कब हुई थी? 1790 में हुई थी। तो ये दोनों तो आपका क्या हो गया, ये तो विश्व की बात हो गई आपकी कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक जनगणना कहाँ पर हुई थी? 1749 में स्वीडन में। अगर पूछा जाए कि विश्व में पहली बार दशकीय जनगणना कहाँ पर हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी 1790 में। तो ये दोनों फैक्ट हो गए आपके लिए, तो इतना आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं भारत की। अब हम भारत पे आ जाते हैं। तो भारत में जो है 1872 में, तो इसे हम ब्रिटिश भारत भी बोल सकते हैं, कि ब्रिटिश भारत में 1872 में पहली जनगणना हुई थी। मेयो के समय में, लॉर्ड नहीं बोलेंगे, इनको लॉर्ड मत बोलिए। ठीक है, तो मेयो के समय में 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बनता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे 1872 में भारत की पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? मेयो के समय में हुई थी। फिर बात करेंगे 1881 में जो है भारत में नियमित जनगणना जो है, ये जो 10 वर्ष का अंतराल वाला था, तो नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई थी रिपन के समय से। ठीक, तो अगर ये पूछा जाता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में मेयो के समय में। अगर पूछा जाए कि भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में रिपन के समय में। तो ये दोनों फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। ये लाइन देखिए, लाइन टू लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। अब हम बात करेंगे, अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1981 में, 1951 में। क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और इस समय अगर पूछा जाए कि जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आप बता सकते हैं R.A. गोपाला स्वामी। तो इस समय जनगणना आयुक्त थे आपके R.A. गोपाला स्वामी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो इसको आप नोट करिएगा, गोपाला स्वामी। ये आपको वैसे भी देखने को कम ही जगह मिलेगा। ठीक है, जो फैक्ट आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है 2-4 फैक्ट आपको और कहीं से देखने को ना मिले। तो ये कौन थे? ये जनगणना आयुक्त थे। तो यहाँ पर लिख देते हैं जनगणना आयुक्त, नहीं तो कन्फ्यूज होंगे आप। जनगणना आयुक्त यहाँ पर लिख देते हैं, जनगणना आयुक्त। देखिए, अगर आपने कहीं से पढ़ लिया है तो बहुत बेहतर रिवीजन होगा आपका यहाँ से। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो बेहतर पढ़ाई हो जाएगी आपसे। जनगणना फिर आपको कहीं से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम बात करते हैं, क्या हमने बात की कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और इस समय जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाला स्वामी। इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखिएगा। लिख रहे हैं तो लिखिएगा, नहीं तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जनगणना 2011 की, जो 2011 की हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये भारत की क्या है? 15वीं जनगणना है। ठीक है, ये माना जाएगा कि भारत की 15वीं है। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो ये संख्या में भी आपसे पूछा जाता है। अगर पूछा जाए 2011 की जो जनगणना थी, ये भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं थी, 15वीं जनगणना थी। और जो है स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ 2011 की जो जनगणना थी तो इसका शुभंकर क्या था। तो जो 2011 की जनगणना थी इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले, अगर नहीं भी पूछेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया तो छूट जाएगा आपको क्वेश्चन, इसलिए सारी चीज़ें आपको लाइन टू लाइन देखनी है। देखिए केवल आंकड़े ही याद करना बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें जानना भी जरूरी होता है। जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि भी थोड़ी सी जाननी आपके लिए जरूरी होती है। ठीक है, बाकी आंकड़े रटने का क्या, वो तो रटने का तो अलग बात है, लेकिन आप अगर एक दो बार देखेंगे तो वो चीज़ें भी आपको सब याद हो जाएंगी। आप याद करने की कोशिश मत करिए, आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए। भले आप याद कर लेते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप एक दो बार उस चीज़ को फिर से पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपके लिए दिक्कत नहीं करती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 2011 की जनगणना की। तो भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की कौन सी है, ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शुभंकर कौन है। 2011 की जनगणना का शुभंकर थी प्रगणक शिक्षिका। और उस समय आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। शुभंकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका थी। और उस समय जो जनगणना आयुक्त थे ये थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस समय भी क्या थे, ये जनगणना आयुक्त कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जनगणना 2021 के बारे में, जो जानकारी मिली है उनके बारे में हम जान लेते हैं। बाकी जो जनगणना का रिपोर्ट आएगी तो बाद ही में आएगी, हम लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो बात करेंगे जो 2011 की या फिर 2021 की जनगणना है, तो ये जनगणना जो है ये भारत की कौन सी जनगणना होगी, ये भारत की 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, ये भारत की 16वीं जनगणना होगी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। स्वतंत्र भारत ऐसे लिख देते हैं, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि भारत की कौन सी जनगणना होगी, 16वीं होगी, लेकिन स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी, आपकी 8वीं जनगणना होगी। तो इसको भी याद रखिए। और जो 2021 की जनगणना है इसके आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन बनाए जाएंगे, ये विवेक जोशी बनाए जाएंगे। और यहाँ पर आदर्श वाक्य क्या होगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। तो ये याद रखिए। देखिए 2021 के फैक्ट आपके लिए जरूरी हैं, 2021 के फैक्ट आपके लिए जरूरी है कि अगर पूछा जाए 2021 में जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया है, विवेक जोशी को। और आदर्श वाक्य क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण। हाँ, एक चीज और पूछा जाता है कि जनगणना 2011 में कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो जनगणना 2011 में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये भी चीजें याद रखिएगा, 29 प्रश्न पूछे गए थे, 29 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये चीजें हैं, ठीक है, 29 प्रश्न पूछे गए थे। और अगर हम कहें कि जनगणना 2021 में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको भी आप याद रखिए, एक मिनट, यहाँ पर जो है 31 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई 2011 की जनगणना और 2021 की जनगणना के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जान लिया। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं आगे जनगणना 2011 पे। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या बताया गया कि भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 121 करोड़ थी। आपको इतना ही याद रखना है, डिटेल में 121 करोड़, आगे की चीज़ें नहीं याद रखनी है। और ये जो भारत की जो जनसंख्या थी ये 17.5% थी पूरे विश्व की। ठीक है, पूरे विश्व की 17.5% थी ये जनसंख्या भारत की, पूरे विश्व की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। ये पॉइंट जरूरी है कि भारत की जनसंख्या कितनी थी, जितनी थी 121 करोड़ थी, और ये पूरे विश्व की जनसंख्या की 17.5% थी। और बात करें भारत में जो कुल 121 करोड़ जनसंख्या थी, तो इसमें पुरुषों का प्रतिशत कितना था, महिलाओं का। तो पुरुषों का प्रतिशत था 51.47% और महिलाओं का प्रतिशत था 48.53%। ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। एक बार और देख लीजिए कि 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की, ये आंकड़ा पूछा जाता है आपका। ठीक है, विश्व का 17.5% था। ठीक है, पूरे विश्व की जनसंख्या का। और इसमें जो है भारत पुरुषों का कितना प्रतिशत था, 51.47%, और महिलाओं का प्रतिशत कितना था, 48.53%। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इस पार्ट को बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। ठीक है, तो दूसरे पार्ट पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे देखिए। तो ये बात करते हैं कि 2001 से 11 की बात की गई है। तो इसमें जो है 10 की वृद्धि कितनी हुई थी, इसमें 10 की वृद्धि हुई थी 17.7%। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 2001 से 2011 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, 10 की वृद्धि कितनी हुई थी, ये 17.7% आपकी 10 की वृद्धि हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। अब बात करें, देखिए एक क्वेश्चन आप सुनते होंगे, 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब महान विभाजक वर्ष कहा क्यों जाता है, इसका कुछ कारण भी तो होगा। ठीक है, तो 1921 को महान विभाजक वर्ष
क्यों कहा जाता है? तो जो 1911 से 1921, ध्यान से सुनिएगा, 1911 से 1921 की जो जनगणना हुई थी, तो यहाँ पर जनसंख्या जो थी 10 की वृद्धि में बहुत बड़ी कमी आई थी। ठीक है, तो ये पहली बार कमी आई थी भारत में ऐसी। तो ये चीज़ें हैं कि 1911 से 1921 के बाद जो 10 की वृद्धि में कमी थी, वो कमी आपकी थी -0.31% कमी आई थी। ये 10 की वृद्धि में कमी आई थी, 10 की वृद्धि में कमी आई थी, वृद्धि में कमी आई थी। तो ये हो गया, ये भारत में ऐसा पहली बार हुआ था। तो इसीलिए जो 1921 का वर्ष है, इसे महान विभाजक वर्ष घोषित कर दिया गया था कि इतनी कमी कभी नहीं आई थी। तो इसीलिए जो है ये चीज़ें हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये लाइन पूछी जाती है आपकी कि महान विभाजक वर्ष कौन सा साल था? 1921 का था। 19 और 21 याद रखिए, 1921, ठीक है। और 1911 से 21 के बीच की जो जनगणना थी, इसमें 10 की वृद्धि में कितनी कमी आई थी? -0.31% की कमी थी, जो भारत में पहली बार ये कमी जनसंख्या में आई थी। इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा गया है। तो ये चीज़ जनसंख्या वृद्धि यानी कि ऋणात्मक रही थी, ये कमी आई थी। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और ऐसा भारत की जनगणना में पहली बार हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। हाँ, एक चीज़ 2021 में और याद रखिएगा, 2021 की जनगणना होगी, ये पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, याद रखिएगा। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। तो ये तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो चीज़ें इंप्रूव होती जा रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना की। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पर शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 31.2% है। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8% है। क्योंकि भारत क्या है, गाँव में बसता है। कहते नहीं है कि भारत जो है गाँव में बसता है, तो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है भारत में और शहरी जनसंख्या कम है। तो शहरी जनसंख्या 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या क्या है? 68.8%। तो ये आंकड़े अब आपको याद रखने, देखिए आंकड़े रटने नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो लिख के आप जहाँ पे पढ़ते हैं अपने सामने लगा लीजिए, नहीं तो 2-4 बार अगर आप देखेंगे चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएंगी, आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी। तो हमने ये 2011 की जनगणना में क्या देखा कि शहरी जनसंख्या 31.2% थी और ग्रामीण जनसंख्या थी 68.8%। तो ये एग्जैक्ट हो गया। अब बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या जो 2011 की जनगणना हुई भारत में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर थी? उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की जनसंख्या थी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, तो उत्तर प्रदेश की, और दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो महाराष्ट्र की थी। अगर पूछा जाए किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी, तो सिक्किम की कम थी। ठीक है, सिक्किम की कम थी, उसके बाद मिजोरम था। ठीक है, सिक्किम पहले नंबर पे था, मिजोरम दूसरे नंबर पे था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये तो हो गया राज्य का मामला। ठीक है, ये तो हो गया राज्य का मामला। कितने राज्य हैं? 28 है। ठीक है, तो ये हो गया राज्य का मामला कि सर्वाधिक जनसंख्या जो थी ये उत्तर प्रदेश की थी, उसके बाद महाराष्ट्र की थी, और न्यूनतम जनसंख्या जो थी वो सिक्किम की थी, उसके बाद मिजोरम की थी। अब बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की थी, और ये हमेशा ज़्यादा रहेगी ही। ठीक है, कभी कम नहीं होगी यहाँ की जनसंख्या। तो केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी थी? दिल्ली की थी, और सबसे कम थी लक्षद्वीप की। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर सकते हैं। कि देखिए वैसे भी आंकड़े हैं, ये याद नहीं होते हैं, तो याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। जब 2-3 बार आप पढ़ लेंगे उसके बाद ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर शुरू में आप याद करने की कोशिश करेंगे तो सब इधर उधर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि सारे आंकड़े ही हैं आपके। और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, एक तो ये तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है अधिकतर, ये यहाँ से बनेगा, जहाँ जहाँ से बनेगा हम डार्क कर देंगे वहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। जनसंख्या की हमने बात कर ली, केंद्र शासित प्रदेश की और राज्य की। अब हम आएंगे 10 की वृद्धि की बात करेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो मेघालय में हुई थी। कितनी वृद्धि थी? 27.9% की। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हुई थी 26% की वृद्धि। तो 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा मेघालय में हुई, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हुई। अगर पूछते हैं कि सबसे कम 10 की वृद्धि क्या हुई, तो यहाँ पर तो नागालैंड में कमी हो गई, -0.6% की कमी हो गई। 10 की वृद्धि जो है ऋणात्मक आई, यहाँ पर न्यूनतम आई। ठीक है, तो हमने क्या देखा? राज्य के मामले में हम मानते हैं तो 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है? मेघालय में 27.9%, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 26% हुई है। अब बात करें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है, तो नागालैंड में हुई। तो न्यूनतम हुई क्या? यहाँ पर ऋणात्मक ही रहा है, -0.6%। तो ये याद हो गए। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में 10 की वृद्धि की। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर एवं नगर हवेली जो है, यहाँ पर जो 10 की वृद्धि है आपकी 55.9% रही है, और सबसे कम 10 की वृद्धि कहाँ पर रही है? लक्षद्वीप में 6.3%। अब देखिए जनसंख्या में भी न्यूनतम लक्षद्वीप है और 10 की वृद्धि में भी न्यूनतम लक्षद्वीप है। ठीक है, अब बात करें, देखो अब तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक में मिला दिया गया है, लेकिन उस समय क्या था? अलग अलग था। ठीक है,
तो ये चीज़ें हो गई। केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली की 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा थी 55.9%, और सबसे कम थी लक्षद्वीप की 6.3%। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये आंकड़े समझ में आ गए होंगे। आगे हम आंकड़ों को और जानते हैं। तो आज हम भारत का पढ़ेंगे, कल उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे, इसके बाद जनसंख्या आप कहीं से मत पढ़िएगा, ठीक है। इतने डेटा हैं इसमें और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जा रही हैं। ये आप मान के चलिए, इतना विश्वास कर सकते हैं कि जो टॉपिक आप यहाँ से पढ़ेंगे, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे, उसके बाद उस टॉपिक को आपको कहीं और से छूने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए, इतना हमने डेटा देख लिया, अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए, जनसंख्या हमने देख ली, जनसंख्या 10 की वृद्धि देख ली, अब हम चीज़ों को आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो आगे का डेटा क्या कह रहा है, एक मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे, देखिए बेसिक चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, अब यहाँ पर बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है, जैसे कि ये कोई स्थान है, ठीक है, ये प्रति वर्ग किलोमीटर का स्थान है, यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या इतनी एरिया में निवास करती है, इसी को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या जो होती है उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आंकड़ा बहुत ही जरूरी है। घनत्व अगर पूछा जाए भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा। अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो है यानी कम एरिया में ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो बिहार की बात करेंगे राज्यों में। तो राज्य में जो है 1106 और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 1028। तो अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है, बिहार में, उसके बाद है पश्चिम बंगाल में। तो बिहार में है 1106 और पश्चिम बंगाल में है 1028। यहाँ पे आपके ये आंकड़े बहुत कम पूछे जाते हैं, बस सिर्फ आपका नाम पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये बिहार, ये चीज़ें याद रखिएगा। आंकड़े सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, वैसे आंकड़े बहुत कम पूछे जाएंगे। आंकड़े ये मेन आंकड़े आपके ये पूछे जाएंगे, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। अगर बात करें सबसे कम, तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, देखिए 17, एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में केवल 17 व्यक्ति ही रहते हैं। उसके बाद मिजोरम में यानी कि 52 व्यक्ति ही रहते हैं मिजोरम में। तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा बिहार और पश्चिम बंगाल में है, और सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में, ठीक है। तो ये होगी राज्य की बात। अब बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पर है, दिल्ली में 11,320, ये आंकड़ा देखिए 11,320, ठीक है। और बात करें अंडमान निकोबार में सबसे कम है 46। तो क्या हमने बात की थी कि जनसंख्या घनत्व जो है राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। अगर न्यूनतम की बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पर है, तो बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सबसे कम, सॉरी कम की बात कर रहे थे, ज़्यादा बोल दिया हमने। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में सबसे कम है, और अंडमान निकोबार में भी सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की बात हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात की। तो बात करेंगे लिंगानुपात, आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 943 है लिंगानुपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये 943 जो आंकड़े दिए हैं ये होती है महिलाओं की संख्या, एक माना जाता है आंकड़ा। तो यहाँ पर होता है आपका महिलाओं की संख्या, ठीक है, अपान पुरुषों की संख्या गुणा 1000, ठीक है। और पुरुषों की संख्या भी यहाँ पर 1000 मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ऐसे आपका जनसंख्या लिंगानुपात निकाला जाता है। तो लिंगानुपात 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। भारत का लिंगानुपात ये है, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, तो केरल में है 1084, यानी केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, केरल में है। फिर उसके बाद तमिलनाडु में है 996, यानी कि 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये हो गए सर्वाधिक कहाँ पर है, केरल में लिंगानुपात, उसके बाद तमिलनाडु में है। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है हरियाणा में 879, यानी कि 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं। तो ये लिंगानुपात हो गया आपका। सबसे ज़्यादा है आपका केरल में, उसके बाद है तमिलनाडु में, और न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे पुदुचेरी में 1037 है लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। और सबसे कम की बात करें तो न्यूनतम है दमन और दीव में 618, 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं। तो ये लिंगानुपात हो गया आपका। देखिए लिंगानुपात में आपको आंकड़े सिर्फ ये याद रखने हैं, बाकी नाम सबके याद रखने हैं।
तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल और तमिलनाडु में। सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? पुदुचेरी का। और सबसे कम कहाँ का है? दमन और दीव का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद हो गई, तो ये सब चीज़ें समझ रहे हैं आप। फिर बात करते हैं शिशु लिंगानुपात, यानी कि बच्चों के लिंगानुपात। तो यहाँ पर एज ली जाती है बच्चों की जन्म से 6 वर्ष तक की। ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक की एज ली जाती है बच्चों की यहाँ पर। तो जो 6 वर्ष तक के बच्चे उन्हीं सबका, तो 919 है लिंगानुपात इनका। ठीक है, यानी कि 1000 बालक पे 919 बालिकाएं। तो देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक बालक 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहता है। तो ऐसी चीज़ें आप कह सकते हैं कि 9, तो ये आंकड़े आप अगर नहीं याद हो रहे हैं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 919। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो शिशु लिंगानुपात भारत का कितना है अगर पूछा जाए तो 919 है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 382 है। लिंगानुपात कितना है? 943 है। तो ये आंकड़े आपको जरूर याद रखने हैं। तो शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे वही बात आएगी, बालिकाओं की संख्या अपन बालकों की गुणा 1000 ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिंगानुपात के बारे में बात कर लेंगे हम। चलिए अब हम आगे देखते हैं, तो कितना है शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है 972। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है 972। उसके बाद है मिजोरम में 970। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है हरियाणा में 834 और पंजाब में है 846। देखिए हरियाणा में लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा कम है। देखिए लिंगानुपात भी कम है और ये आपका शिशु लिंगानुपात भी कम है। तो शिशु लिंगानुपात की बात करें तो भारत का कितना है? 919 है। अगर राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश की है, उसके बाद मिजोरम की है। अगर न्यूनतम में बात करें तो सबसे कम हरियाणा की है, उसके बाद पंजाब की है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो अंडमान निकोबार की 968 है, यानी सबसे ज़्यादा है शिशु लिंगानुपात यहाँ का। और दिल्ली की है सबसे कम 871। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा था लेकिन लिंगानुपात यहाँ का कम है। तो ये चीज़ें हो गई। अब शिशु लिंगानुपात एक बार और देख लीजिए। राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। सबसे कम है हरियाणा और पंजाब में। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में और सबसे कम दिल्ली में है। तो ये लाइन आपकी कंफर्म हो गई। ठीक है, अब इसमें तो आपको कुछ बताना नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे की लाइन की। तो आगे की लाइन में क्या कहा गया है? साक्षरता की बात की गई है। तो भारत की साक्षरता जो जनगणना 2011 हुई थी उसमें कितनी थी? यहाँ पर 2011 भी लिख लेते हैं जनगणना में। तो 74.04% साक्षरता थी भारत की। ये आंकड़े याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करें कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता थी भारत के, तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता थी। उसके बाद मिजोरम, हमेशा केरल ही आगे रहता है। तो केरल में 94% लोग साक्षर थे। 100 में से 94 लोग साक्षर हैं केरल में। ठीक है, 2011 के अनुसार। उसके बाद मिजोरम में 91.3%। तो ये आंकड़े मत याद करिएगा, ये बहुत कम ही, चाहे केरल का पूछ ले आपका। ठीक है, वैसे नहीं। तो बात करेंगे साक्षरता में, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है? केरल की, उसके बाद मिजोरम की है। और सब न्यूनतम पूछेंगे तो न्यूनतम है आपकी बिहार की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो बिहार की 61.8% है और अरुणाचल प्रदेश की 65.4% है। ये चीज़ें हो गई। तो साक्षरता हो गई। राज्य में सबसे ज़्यादा केरल की, उसके बाद मिजोरम की। और न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम कहाँ है? बिहार की। और उससे कम और कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अब बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश में हम बात करेंगे तो लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा है। देख लीजिए, लक्षद्वीप की साक्षरता जो है सबसे ज़्यादा है 91.8% और दादर नगर हवेली की सबसे कम है। तो साक्षरता की बात हमने कर ली। सबसे ज़्यादा केरल और मिजोरम में है और सबसे कम कहाँ पर है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर? लक्षद्वीप में और सबसे कम है दादर नगर हवेली में। ठीक है, ये साक्षरता की बात हो गई। अब हम बात करें ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की। तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो जो हिमाचल राज्य में हम बात करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर 90% कौन सी है? ग्रामीण जनसंख्या है। 90% क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। तो अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, तो हम कह देंगे हिमाचल प्रदेश में है सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, 90% है। ठीक है, और तो जब 90% ग्रामीण जनसंख्या है तो सबसे कम शहरी जनसंख्या भी यही की होगी, तो 10% हो जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे। और गोवा बात करें 62.2%, ये यहाँ सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है 2011 के अनुसार। और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पर है? गोवा में है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, फिर बात करते हैं, फिर गोवा की बात करेंगे यहाँ पर। तो गोवा में क्या है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, सबसे, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या लिखते हैं, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या। और यहाँ पर सबसे कम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में। देखिए एरो बन रहा है ना एरो। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में 90% ग्रामीण थी तो 10% शहरी हो गई। और गोवा में शहरी जनसंख्या 62% थी तो यहाँ हो गई आपकी 37%। तो ऐसे हो गई, ऐसे मिला लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है गोवा में।
और बात करें कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, गोवा में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आंकड़े लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो यहाँ पर क्या है, दिल्ली जो है 97.5% ये शहरी जनसंख्या है, ठीक है, शहरी जनसंख्या है, 1 मिनट, शहरी जनसंख्या है सबसे ज़्यादा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ की है, दिल्ली की है। और बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो ये न्यूनतम शहरी जनसंख्या है यहाँ की। अंडमान निकोबार न्यूनतम शहरी जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश में, न्यूनतम शहरी जनसंख्या, ठीक है। तो चलिए हमने राज्य का देख लिया। तो केंद्र में हम क्या देखते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है और अंडमान निकोबार में सबसे कम शहरी जनसंख्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट करेंगे और आंकड़े बार बार देखते रहेंगे तो याद हो जाएंगे, वैसे जल्दी ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। फिर बात करते हैं अब अनुसूचित जाति पे आ जाते हैं। तो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट होती है, ये SC वाली कास्ट आपकी। तो ये कास्ट आपकी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 20.14 करोड़ है, ठीक है, 20.14 करोड़ लोग हैं ऐसे। तो अब बात करें कि सबसे ज़्यादा SC लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो SC हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कंबाइंड हम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा SC हैं आपके कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ये जनसंख्या के मामले में है, ठीक है, जनसंख्या के मामले में हम बता रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगर पूछेंगे सबसे ज़्यादा प्रतिशत अनुसूचित जातियों का किसका है, ये प्रतिशत में बात की गई है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में अगर हैं तो पंजाब में है, ठीक है, परसेंटेज सबसे ज़्यादा पंजाब में है, लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सर्वाधिक की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशत, और ये सर्वाधिक जनसंख्या, तो याद रखिएगा। तो चलिए एक बार और सुन लीजिए, जो अनुसूचित जाति है 20.14 करोड़ है इनकी जनसंख्या। और ये बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और प्रतिशत की बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कास्ट हम जिनको कहते हैं, SC और ST बोलते हैं। तो इनकी जनसंख्या कितनी है, 2011 के अनुसार 13.43 करोड़ है, ठीक है, 13.43 करोड़ है। तो बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या ST वालों की कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। और अगर बात करें प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रतिशत है इनकी, तो ये है लक्षद्वीप में, ठीक है, ये प्रतिशत में, ठीक है। तो एक बार और देखिए, जो ST कास्ट है यानी कि अनुसूचित जनजाति हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में इनकी जनसंख्या कितनी है, 10.43 करोड़, ठीक है। और बात करें कि सबसे ज़्यादा ST कास्ट कहाँ पाई जाती है जनसंख्या में, मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए प्रतिशतता की बात की जाए तो लक्षद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गए आंकड़े आपके, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। एक दो बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये देखिएगा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति यानी SC कास्ट नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में क्या है, अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती हैं, यानी कि SC कास्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, SC कास्ट यहाँ पर नहीं पाई जाती है। अब बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कास्ट नहीं पाई जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पर SC कास्ट नहीं पाई जाती है, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में नहीं पाई जाती है SC कास्ट यानी कि अनुसूचित जातियाँ। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में क्या नहीं पाई जाती हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST नहीं पाई जाती है। तो ये हो गया आपका जनगणना का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसकी PDF हम वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़े आंकड़े आपको याद रखने हैं। और आंकड़ों को ये याद मत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा फिर याद करिएगा, ठीक है। याद करना सॉल्यूशन नहीं होता है, तो अच्छे से पढ़ के फिर याद करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। देखिए आंकड़े सारे हैं तो याद नहीं होते हैं, यदि बस आपको नाम याद रखना, जो मेन आंकड़े हैं वही आपको याद रखने हैं। तो ये मान के चलिए भारत की जनगणना पूरी खत्म हो गई आपकी। अब इसके बाद क्या आएगी आपकी उत्तर प्रदेश की जनगणना, जिसको हम कल पढ़ेंगे, और वो वीडियो आपको कल मिलेगी, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थोड़ा सा मेहनत लगती है, आधे घंटे के वीडियो के पीछे कम से कम आपका 2 घंटे की मेहनत रहती है। तो ये आप जान सकते हैं कि आंकड़े ढूंढना इधर उधर से, कि कोई भी फैक्ट गलत ना हो। और यहाँ जितने फैक्ट मिलते हैं वो आपको गलत नहीं मिलेंगे, ये आप विश्वास करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। हाँ, अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।